तो हम देखते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है और कैसे हम इन्वायरमेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं और हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कहाँ पर दिखेंगे। तो चलो आते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है 7 नाम से, चैप्टर 7 और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अब ये हमारा विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपका कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कहाँ पर दिखते हैं। मैं कमांड लाइन का भी यूज़ करके दिखाऊंगा, वो आपके सिस्टम में काम करेगा। तो यहाँ पर हमें सर्च करना है इन्वायरमेंट, बस env या इन्वायरमेंट ऐसे सर्च करेंगे तो एक हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का ये चीज़ मिल जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की एक बटन मिलती है, लेकिन अगर हम चाहें तो सीधा सेटिंग्स में जाके, सेटिंग्स में जाएंगे, सिस्टम में, यहाँ पर अबाउट के अंदर और भी नीचे यहाँ पर होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। ये सिस्टम के अंदर अबाउट में एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, ये क्लिक करेंगे तो भी वही चीज़ खुल जाएगा जो हमने पहले खोला था। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन होके आ गई है और यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं। ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अराउंड एक बॉक्स बना है पूरा और इसके अराउंड एक बॉक्स बना है, एक जैसे टैब होता है ना वो बना है। यहाँ पे लिखा है यूजर वेरिएबल्स फॉर अनुराग, मेरा जो नाम है यहाँ पे, और दूसरा है सिस्टम वेरिएबल्स। तो इस बॉक्स के अंदर भी आपको कुछ वेरिएबल्स दिखेंगे और 3 बटन दिखेगी, और नीचे वाले बॉक्स के अंदर भी आपको कुछ वेरिएबल्स दिखेंगे और 3 बटन मिलेगी। तो ये सारे चीज़ें क्या हैं, इनका क्या काम है, ये सब कुछ हम देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं की वैल्यू पेयर्स ऑफ स्ट्रिंग्स। मतलब जो हमारा की रहेगा वो भी स्ट्रिंग रहेगा, जो वैल्यू रहेगा वो भी स्ट्रिंग रहेगा। बस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सारे की वैल्यू पेयर्स ही हैं। ये वेरिएबल का नेम है और ये वेरिएबल की वैल्यू है। नेम भी एक स्ट्रिंग है और वैल्यू भी एक स्ट्रिंग है। अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करें तो हमें ये दोनों को एडिट करने का ऑप्शन दिखाता है। अब हम यहाँ पे वन ड्राइव को वन ड्राइव्स कर सकते हैं और इसको ऐसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें चेंज नहीं करना चाहिए कि किसी भी वेरिएबल को हम चेंज कर दें, क्योंकि जो वन ड्राइव एप्लीकेशन होगी वो इसको यूज़ कर रही होगी कहीं ना कहीं, तो इसीलिए हम इसको नहीं चेंज करेंगे। मैंने एक नया वेरिएबल बनाया था खुद से, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं ऐसे। ये हम इसको जैसे इसकी वैल्यू कुछ डाल के सेव कर सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इसकी वैल्यू तो एम्प्टी थी, कैसे एम्प्टी वैल्यू ऐड हो गई थी। जैसे अगर हम इसकी वैल्यू एम्प्टी कर दें तो ये ऐड नहीं होता है, ओके करके ऐड नहीं होता है। तो दिखाएंगे कि एम्प्टी वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू मैंने कैसे एम्प्टी की थी। बेसिकली हम टर्मिनल से कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल होता है टर्मिनल। तो टर्मिनल से हम इसको एम्प्टी भी करके दिखाएंगे और टर्मिनल से हम इसको सेट भी करेंगे। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी के वेरिएबल्स होते हैं। एक सिस्टम वेरिएबल होता है, एक यूजर वेरिएबल होता है, और भी एक कैटेगरी का वेरिएबल होता है। हालांकि कई कैटेगरीज के वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में या इस कोर्स के लिए हमारे पास मतलब हमारे लिए 3 ही वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट हैं, 3 ही कैटेगरी के। तो हम वही 3 वेरिएबल्स देखेंगे और वही हमारे लिए मोर देन इनफ है। तो जैसे अभी ये सारे वेरिएबल्स मुझे पता है कि क्या काम है इनका और किस लिए यूज़ हो रहे हैं। तो बेसिकली इन यूज़र वेरिएबल्स का ज़्यादा कोई काम नहीं है, तो मैं सबको एक एक करके डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डिलीट बटन दबा रहा हूँ जो मेरे कीबोर्ड के ऊपर है, उसका यूज़ करके मैं डिलीट कर सकता हूँ, या फिर इस बटन का यूज़ करके भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने सारे वेरिएबल्स डिलीट कर दिए। अब मेरा यूज़र वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल एकदम से खाली हो गया। यहाँ पे सिस्टम में कई सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं और इनको मैं डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि इसका मुझे पता भी नहीं है कि कौन सा वेरिएबल किस लिए काम हो रहा है, काम मतलब कौन सा एप्लीकेशन किस वेरिएबल को यूज़ कर रहा है। तो इसीलिए मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा। इसमें से कुछ कुछ वेरिएबल्स को हम समझेंगे कि उसका क्या काम होता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो पाथ वेरिएबल होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे और भी किसी वेरिएबल को डबल क्लिक करते हैं तो ये एक वेरिएबल ऐड करने का ऑप्शन आता है, और मतलब दोनों स्ट्रिंग ऐड करने का हमारे पास एक मेन्यू आ जाता है। मैं किसी भी वेरिएबल को ओपन करूंगा इस तरह से मेन्यू आ जाएगा। ये देखो, किसी भी वेरिएबल को मैं क्लिक करता हूँ इस तरह से ये मेन्यू आ जाता है। मैं एक की और एक वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। लेकिन पाथ को जब मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या हो गया, इसमें तो कई सारे ऑप्शंस आ गए। ये कई सारे ऑप्शंस, इनका क्या काम है? तो इसको
इसका क्या काम है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या उसके बाद देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ये ऑप्शन कैसे इस तरह से आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको तो नहीं टच करेंगे सिस्टम वाले पाथ वेरिएबल्स को, और ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे, एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन इन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होती हैं और इस पाथ पर भी डिपेंडेंट होती हैं। यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं अपना यूजर वेरिएबल एक क्रिएट करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ पाथ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं, मैं ये लिख के ओके कर सकता हूँ। एक की और एक वैल्यू होनी चाहिए, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कोई एक और न्यू पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नाम, ये लिख के ओपन करता हूँ। तो ये देखो ये ऐड हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ब्राउज डायरेक्टरी का ऑप्शन है, मैं किसी डायरेक्टरी का पाथ पूरा यहाँ पे डाल सकता हूँ। मैंने ये ओके किया, किसी भी डायरेक्टरी को इस तरह से अगर हम चाहें तो उसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो बस ऐसे ये भी एक स्ट्रिंग ही है, आप चाहें तो अपने हाथ से टाइप कर दीजिए मैनुअली, चाहे तो आप यहाँ से आके यहाँ पे मान लीजिए कि आप किसी फोल्डर में हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट्स का फोल्डर है, तो इसका पाथ आप यहाँ से कॉपी करके ऐसे कंट्रोल-C मैंने कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो वही चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, पिक्चर्स के अंदर स्क्रीनशॉट्स का फोल्डर होगा, इसको हम ऐसे सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो वो सेम चीज़ हो गया। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हमारे पास एक बटन भी होती है कि हम सीधा डायरेक्टरी से इसको हम सेलेक्ट कर लें। तो ये करके मैं ओके कर देता हूँ। और ये एक फाइल भी होती है, हम फाइल देख लेते हैं कि फाइल को कैसे, मैं मान लो एक स्क्रीनशॉट इस तरह से कर देता हूँ, तो ये पूरा फाइल का पाथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये बस केवल स्ट्रिंग है और कुछ नहीं है, बस केवल एक नेम है और स्ट्रिंग है। और इस एप्लीकेशन इस नेम वाले क्या बोलते हैं, नेम वाले इन्वायरमेंट वेरिएबल को कोई यूज भी नहीं कर रहा है। ये रहे चाहे ना रहे कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं, और हम कैसे यूज़ करेंगे ये देखेंगे। तो अब ये जैसे पाथ है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं ब्राउज डायरेक्टरी करके कोई पाथ, जैसे डाउनलोड्स का पाथ मैंने ऐड कर दिया है, ये मैंने ऐड करके ओके कर दिया। अभी अगर मैं चाहूँ तो इसको फिर से चेंज कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, ये पिक्चर सेलेक्ट हो गया, तो ऐसे मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात यह है कि अगर मैं इसको यहाँ पे मैं कॉलन लगा के मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया ये वाला पाथ, और मैं एक ब्राउज डायरेक्टरी करके इसको फिर से डाउनलोड्स कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं कॉलन लगा के अगर मैं पेस्ट करता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया, तो अभी भी कोई अंतर नहीं दिख रहा है, सिंपल है। लेकिन अगर मैं इसको अब डबल क्लिक करता हूँ तो ये अलग तरह से खुलेगा। पहले छोटी विंडो आ रही थी, अब थोड़ी बड़ी विंडो है, और उसमें न्यू वैल्यूज को ऐड करने के लिए हमारे पास ऐसा ऑप्शन है। हम न्यू वैल्यूज इस तरह से ऐड कर सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मैंने लिखा था कुछ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी, कोई भी स्ट्रिंग, बस स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जब हम कॉमा नहीं कॉलन लगा के सेपरेट कर देते हैं वैल्यू को, तो कुछ इस तरह से अलग अलग लाइंस में ब्रेक होके हमें दिखती है, लेकिन एक्चुअल में वो कॉलन लगा के ही सेपरेटेड है। अगर हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आके देखेंगे तो हमें वो कॉलन लगा के ही सेपरेटेड मिलेगी, जो हमने कॉलन लगा के सेपरेट किया था। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि केवल पाथ वाले के साथ ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अगर हम, जैसे हमारा नेम वाला है, अगर हम यहाँ पर कोई नया वो ऐड कर दें, जैसे कि मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ, या चलो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैं एक डायरेक्टरी ऐड करता हूँ, जैसे कि डाउनलोड्स मैंने ऐड कर दिया, इसका पाथ मैंने कॉपी कर लिया, ये ओके कर दिया, तो अभी ये इसी तरह से खुलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ तो आप देखना, अभी सेमी कॉलन लगा के मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं अगर डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये इस तरह से खुलता है। तो ये केवल पाथ वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल है, लेकिन यहाँ पे है कोई चीज़ स्पेशल है। क्या स्पेशल है इसमें? स्पेशल ये चीज़ है, जैसे कि अभी मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करूँ, ए बी सी, और यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ हेलो कॉलन वर्ल्ड, ऐसा कुछ, या फिर केवल हेलो कॉलन लिख देता हूँ। तो केवल हेलो कॉलन लिखने से ये चीज़ ऐसा नहीं बन जाएगा, इसको चाहिए कि एक डायरेक्टरी हो।
अगर हम डायरेक्टरी मतलब पाथ इसको एक्चुअल में चाहिए, कि जैसे किसी फाइल का पाथ जब ये डिटेक्ट करेगा कि कोई फाइल का पाथ यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद जब एक कॉलन देखेगा, जैसे कि अभी मैं ये करके अगर एंटर प्रेस कर दूं तो ये ABC वाला भी ऐसे खुल जाएगा। तो जब हम इस तरह से पाथ देंगे तभी ये वाला मेन्यू आएगा। तो और पाथ के साथ साथ भी जो हमारे उसके साथ कॉलन रहेगा। अब अगर आपको हटाना है कि जैसे मुझे ये इस तरह से मेन्यू नहीं चाहिए था, मुझे ये कॉलन एडिट करके हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे? यहाँ पर एडिट टेक्स्ट कर देंगे तो वैसा ही मेन्यू खुल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें तो ये अब इसी तरह से खुलेगा, केवल नॉर्मली खुलेगा। तो जब भी किसी वेरिएबल के अंदर किसी भी कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसके अंदर किसी भी डायरेक्टरी का पाथ है और वो पाथ वैलिड होना चाहिए, अगर इनवैलिड पाथ हम डाल देंगे, इनवैलिड पाथ जैसे कि अगर मैं यहाँ से C हटा देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ, तो आप देखना ये एक वैलिड पाथ नहीं है। C लैंग्वेज बोल रहा हूँ, विंडोज़ में ये एक वैलिड पाथ नहीं है। उसके लिए हमें C से स्टार्ट करना पड़ेगा, C कॉलन, और फिर ये ओके करना पड़ेगा। तो जब भी हम वैलिड पाथ ऐड करते हैं, यहाँ पे पाथ वही होता है फाइल का लोकेशन या फोल्डर का लोकेशन। तो यहाँ पे हमने फोल्डर का लोकेशन दिया है, इस वाले फोल्डर का। जब भी ऐसा होगा तब ये वाला मेन्यू हमारे पास ओपन होके आएगा, और यहाँ पे हम थोड़े और अच्छे से अलग अलग वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे चाहे जो ऐड करें, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें अब पाथ ही ऐड करना है। एक अगर वैलिड पाथ मिल गया है उसको, तो ये वाला मेन्यू दे देगा। अभी हम इसको एडिट कर देते हैं टेक्स्ट, और हम ये सब कुछ आगे कर देते हैं। इसको मैं आगे रख देता हूँ। अब देखता हूँ ये काम करेगा कि नहीं। तो ये आगे अगर हम ABCD अगर इनवैलिड पाथ रख देते हैं तो ये काम नहीं करता है, लेकिन अगर हम पीछे इनवैलिड पाथ रख देते हैं तो ये काम करता है। ये देखो, ये मैंने पीछे रख दिया इनवैलिड पाथ, तो ये काम कर रहा है, और ये हमें पूरा पाथ एडिट करने के लिए अच्छे से मेन्यू दे रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। लॉजिक क्या है कि अगर हमने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर कुछ भी पाथ दिया है, पाथ यानी कि लोकेशन, कोई भी लोकेशन दिया है फाइल या फोल्डर का, और अगर वो वैलिड लोकेशन है तो ये हमें अलग तरह का मेन्यू देगा ताकि हम उसको और अच्छे से एडिट कर सकें। और उसमें फर्स्ट वाली वैल्यू जो है हमें अलग, अगर हम चाहें तो मल्टीपल वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं, और फर्स्ट वाली वैल्यू को हम कॉलन से सेपरेट करेंगे। मतलब अगर फर्स्ट वाली वैल्यू वो है वैलिड है, तभी वो ये वाला मेन्यू हमें देगा ताकि हम उसको प्रॉपरली एडिट कर सकें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट बटन से भी हम डिलीट कर सकते हैं, और ओके कर देंगे। तो अभी अगर हम ये अपना पाथ वाला वेरिएबल देखें तो इसको ओपन करने पे इस तरह से ओपन होता है। अगर हम एडिट टेक्स्ट करेंगे तो ये क्या बोल रहा है? ठीक है, ओके कर देते हैं। तो ये देखो, ये कॉलन से सेपरेटेड है, ये सारे वैल्यूज कॉलन से सेपरेटेड हैं। और ऐसे ही जो यहाँ पे पाथ है, ये मैं इस तरह से दिख तो रहा है, लेकिन हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने एक्सेस करेंगे, हम अपने टर्मिनल में या कहीं पे एक्सेस करेंगे, तो हमें ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसा नहीं दिखेगा, हमें ऐसा दिखेगा। एडिट टेक्स्ट हम करते हैं ना, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट करके तब पेस्ट करता हूँ। तो कुछ इस तरह से एक बड़ी सी लंबी सी स्ट्रिंग दिखेगी हमें, जो पाथ वेरिएबल। यहाँ पे ये कॉलन से सेपरेटेड है, फिर ये चीज़ कॉलन से सेपरेटेड है। तो वही चीज़ जब कॉलन से हम सेपरेट कर देते हैं तो हमें पूरा बढ़िया से मेन्यू दे देता है, एकदम अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि केवल पाथ के साथ करेगा, ये कोई भी वैल्यू हो उसके साथ अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये मतलब कॉलन लगा देते हैं और वैलिड पाथ, फर्स्ट वाला पाथ वैलिड दे देते हैं, तो वैसा करता है। अब ये दो तरह के वेरिएबल्स हमने समझ लिए हैं, लेकिन मैंने बोला था कि 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। तीसरे वाले कौन से होते हैं? तो जो तीसरे वाले वेरिएबल्स होते हैं वो प्रोसेस स्पेसिफिक होते हैं। ये तो हो गया सिस्टम स्पेसिफिक। सिस्टम यानी कि इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहे जितने भी यूज़र्स हों, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक यूज़र के अलावा भी एक लैपटॉप में हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं? सेटिंग्स में जाके, यहाँ पर हमें ये अकाउंट्स में जाके, अकाउंट के अंदर यहाँ पे अदर यूज़र्स, यहाँ पे हम ऐड अकाउंट कर सकते हैं। उनका एक पूरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जब लैपटॉप स्टार्ट होगा तो वहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे कि अनुराग वाले में ओपन करना है कि दूसरे वाले अकाउंट में ओपन करना है।
वो दूसरे अकाउंट का दूसरा पासवर्ड हो सकता है, तो वही है ये। तो ये सिस्टम वाला जो है ये पूरे लैपटॉप का है, पूरे सिस्टम का है। यूज़र वाला वेरिएबल यूज़र स्पेसिफिक है। तो ये जैसे मेरा अभी ये यूज़र ओपन है, तो ये मेरे यूज़र के स्पेसिफिक इन्वायरमेंट वेरिएबल है। तीसरा क्या होता है, वो प्रोसेस स्पेसिफिक वेरिएबल होता है। कैसे होता है, मैं यहाँ पे एक Node.js की प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, नोड ऐप, ये मैं स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं ऐसे ही स्टार्ट कर दूंगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, हमें डिबग करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, या फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो ऑटो अटैच वाला हमने देखा था पिछली वीडियोस में, तो यहाँ पे मैंने ओनली विथ फ्लैग कर दिया है। कभी कभी हमें चाहिए कि ऐसे ही रन कर लें, तो यहाँ पे ओनली विथ इंस्पेक्ट फ्लैग मैंने कर दिया है, ये इंस्पेक्ट फ्लैग। तो मैं यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट अगर मैं लिख दूँ, इंस्पेक्ट, अगर मैं इंस्पेक्ट लिख के अगर एंटर करता हूँ, तो ये मेरा Node.js डिबगिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैंने टर्मिनल से स्टार्ट किया और यहाँ पे डिबगिंग स्टार्ट हो जाएगा। हम चल के अपने सिस्टम हैकर वाली ऐप में, या जो प्रोसेस हैकर वाली ऐप थी उसके अंदर देखते हैं कि इस नोड प्रोसेस के पास क्या क्या इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आई हैं जो हमने अभी स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं Node.js या फिर node.exe, ये हम सर्च कर लेते हैं। अब ये जो winpty ये आ रहा है, ये क्या है, ये क्यों आता है, ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। जब हम पाथ सीख लेंगे उसके बाद हम देखेंगे। और ये सर्च करने पर इसीलिए आता है क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसके जनरल वाले टैब में जाके देखें तो यहाँ पर ये Node.js लिखा है और यहाँ पे Node.exe भी लिखा है। तो आप चाहे Node.js सर्च करेंगे चाहे Node.exe सर्च करेंगे, ये चीज़ आता है। ये क्यों लिखा है, क्या होता है, इसको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो इसको भी अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं। हम इस Node.exe वाली प्रोसेस को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं इसके इन्वायरमेंट टैब में जाते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट टैब का ऑप्शन है और यहाँ पे आपको एक प्रोसेस का सेक्शन मिलेगा, एक यूजर्स का सेक्शन मिलेगा, यूजर का सेक्शन मिलेगा और एक सिस्टम का सेक्शन मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली हैं और ये वाली प्रोसेस वाली चीज़ कुछ नहीं है, न्यू चीज़ है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आए तो हमें एक चीज़ मिलेगा, PS1 नाम का वेरिएबल। आपको याद होगा कि PS1 नाम का वेरिएबल क्या करता है, ये हमारी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग को चेंज करता है। और ये कहाँ से आया, इसके पेरेंट प्रोसेस से आया है। इसका पेरेंट प्रोसेस, तो ये जो PS1 नाम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया था यहाँ पे, हालांकि हमने क्रिएट नहीं किया था, हमने ओवरराइड किया था। अगर मैं एक नया टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे कोड और अपना बैश RC ओपन कर लूँ, यहाँ पे ये मैंने बैश RC ओपन कर ली है। यहाँ पे मेरे में कुछ एरर दिख रही है, ये मैंने अपना जो पाथ था वो पूरा डिलीट कर दिया था, उसी के कारण से यहाँ पे कुछ एरर है। एरर क्या मतलब, वार्निंग जैसा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखूंगा मैं इसको बाद में फिक्स कर लूँगा। हाँ, तो यहाँ पर ये हमने जो PS1 नाम का वेरिएबल यहाँ पे ओवरराइट किया था, ये वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वही चीज़ है, सेम चीज़। ये देखो 3 ऐसे है, फिर ये हमने एरो लगाया था, एरो वाली चीज़ यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें और कुछ कैरेक्टर्स को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये बॉक्स जैसा आ रहा है। तो PS1 नाम का जो हमने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया था वो एक तरह से इन्वायरमेंट वेरिएबल ही है। ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का क्या काम होता है। तो जैसे कि ये PS1 वेरिएबल ये हमारा बैश टर्मिनल यूज करता है अपने प्रॉम्प्ट को दिखाने के लिए। कैसा हमारा प्रॉम्प्ट दिखेगा उसको दिखाने के लिए ये PS1 नाम का वेरिएबल इस चीज को यूज करता है। तो ये PS1 नाम का वेरिएबल और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो जो भी प्रोसेस होता है ना, वो कई सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। और जब भी कोई प्रोसेस अपने चाइल्ड प्रोसेस को स्टार्ट करता है तो उसके जितने भी प्रोसेसेस हैं ऑटोमेटिकली उसके चाइल्ड प्रोसेस में पास हो जाते हैं। तो जैसे हमने इस टर्मिनल से Node.js यहाँ पे इंस्टॉल किया, तो ये जो हमारा बैश का टर्मिनल है इसके अंदर हमारे पास PS1 वेरिएबल का एक्सेस है। अगर हम अगर हम यहाँ पे एको करें, एको, मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे एको मैं करता हूँ
डॉलर PS1 लिखना था यहाँ पे। तो इस वेरिएबल का एक्सेस है, तो जब भी हम एक नया प्रोसेस इसका यूज़ करके स्टार्ट करेंगे तो इसका एक्सेस ऑटोमेटिकली उसके चाइल्ड प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे क्या अगर मैं एक नाम का वेरिएबल बना के इसमें 5 स्टोर कर दूं या 58 स्टोर कर देते हैं, तो अगर मैं यहाँ से दोबारा से एक Node.js का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं दोबारा से node-inspect और app.js ये अगर मैं कर दूं, ये मैंने स्टार्ट कर दिया दोबारा से ये प्रोसेस। अब क्या ये num48 वेरिएबल यहाँ पे एक्सेसिबल होगा? अब ये तो Node.js प्रोसेस ये तो एग्जिटेड हो गया, ये हमें दूसरा ढूंढना पड़ेगा। दूसरी स्टार्ट हुई है, तो ये दूसरी वाली प्रोसेस है, यहाँ पे इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में है। यहाँ पे PS1 नाम का वेरिएबल है, ये हमें दिखा, लेकिन num नाम से वेरिएबल कोई नहीं है। मतलब जो हमने क्रिएट किया जिसके अंदर हमने 58 स्टोर किया, उसके नाम से कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो जो नॉर्मली वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नहीं होते हैं जो हम नॉर्मली क्रिएट करते हैं। तो आपने सोचा होगा कि ये भी तो हमने नॉर्मली क्रिएट किया है, तो ये ऑलरेडी एक इन्वायरमेंट वेरिएबल था। अगर मैं ये कोड हटा दूं, अगर मैं ये कोड हटा देता हूं और मैं इसको दोबारा से टर्मिनल को रीरन करता हूं, तो ये हमारा पूरा रीसेट हो गया, यानी कि हमारा ये जो कोड चेंज हमने किया था ये काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एको $PS1 करता हूं, तो इस नाम का वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, ऑलरेडी एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है। तो उसको हम बस ओवरराइट कर रहे हैं, हम नया इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इस तरह से जो ऑलरेडी हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल बना है, जो कि इसको इसके पेरेंट प्रोसेस से मिलेगा, उसको हम यहाँ पे ओवरराइट कर रहे हैं बस। तो अगर हमें एक नया इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना है, अभी मैं इसको बंद करके ओपन करता हूँ, तो हमारा प्रॉम्प्ट है वो फिक्स हो जाएगा। अगर हमें num नाम से वेरिएबल क्रिएट करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो हमें एक्सपोर्ट यूज करना होगा, एक्सपोर्ट num, और इसके अंदर हमें 58 असाइन करना होगा या जो भी हमें असाइन करना हो। ये करने से हमारा ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और जब हम इस प्रोसेस का यूज करके नोड को स्टार्ट करेंगे, node-inspect app.js, ये अगर मैं करता हूं, अब अगर हम यहाँ पे आके देखें, ये वाला प्रोसेस तो एग्जिट कर दिया हमने। अब यहाँ पर नहीं आना हमें, यहाँ पर ये हमारा Node.js का प्रोसेस है। यहाँ पर अगर हम num सर्च करते हैं तो ये देखो num58 आ गया। तो इस तरह से हम एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं अपने बैश के अंदर, बैश टर्मिनल के अंदर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और जब भी उसका चाइल्ड प्रोसेस स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली वो वैल्यू जो है उसके चाइल्ड प्रोसेस में पास ऑन कर दी जाएगी। तो ये हमने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर लिया। जब हम एक्सपोर्ट नहीं लगाते हैं तो हम एक लोकल वेरिएबल या नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वो उसके चाइल्ड में पास ऑन नहीं होता है। अभी अगर हम नया शेल ओपन करेंगे, नया शेल अगर हम ओपन करें, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं एक बार के लिए और यहाँ पे मैं एको करता हूं, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल हो या फिर नॉर्मल वेरिएबल हो, उन दोनों को एक्सेस करने के लिए हमें बस डॉलर आगे लगा देना होता है और वो एक्सेस हो जाते हैं। और अगर मैं इसको अभी क्लोज कर दूंगा तो ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया था वो तो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ उसी तरह से जैसे जावास्क्रिप्ट का कंसोल होता है, एक बार रिस्टार्ट हुआ हमारा पेज, सारा वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे एको num करें $num, तो कुछ नहीं आएगा, ये एरर नहीं देता है जावास्क्रिप्ट कंसोल के जगह के जैसे, लेकिन ये अब गायब हो गया ये वेरिएबल। अगर यहाँ पे अगर मैं नोड फिर से स्टार्ट करूंगा तो वो एरर नहीं, मतलब एरर क्या बोल रहा हूँ, तो वो num वाला वेरिएबल जो है वो हमें अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर हमें परमानेंटली इस बैश टर्मिनल के अंदर कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना है तो कहाँ हम क्रिएट करेंगे? आप वीडियो को पॉज करिए और आपका टास्क है एक ऐसा इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि जब हम नया टर्मिनल ओपन करें, यहाँ पे नया टर्मिनल ओपन करें, तब भी वो हमें एक्सेसिबल हो। वही num नाम का वेरिएबल, उसको हमें परमानेंट बनाना है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, अगर नहीं किया तो एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। अब मैं करके दिखाता हूँ। हमें बस यहाँ पे आके जो कोड हमने वहाँ पे लिखा था एक्सपोर्ट, और हमने क्या लिखा था num इक्वल टू 58। अब जब हमारा नया टर्मिनल ओपन होगा तो ये हम एको अगर हम करें $num तो ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। और ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है। ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि हमने इसको बनाने के लिए एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज किया है। अब अगर हम node -- inspect app.js अगर हम करें -- inspect app, ये app.js, तो अब आप देखना, इसको मैं बंद कर देता हूं और यहाँ पे नोड तो ऑलरेडी ये है, मिल गया हमें। यहाँ पर अगर हम num सर्च करेंगे num, तो देखो num 58 है, जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। इसने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट किया और ये इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारे इस टर्मिनल के पास अवेलेबल था। और जब भी इसका चाइल्ड प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जो कि नोड हमने स्टार्ट किया है, तो इसके चाइल्ड प्रोसेस के पास ये num वेरिएबल आ गया ऑटोमेटिकली। अभी तक हमने ये देखा है कि अपने नोड प्रोसेस के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल को यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। अपने प्रोसेस एक्सप्लोरर, प्रोसेस हैकर, जो भी नाम हो, इसे चेक कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम अपने कोड के अंदर भी क्या चेक कर सकते हैं? तो हाँ, चेक कर सकते हैं। जो हमने प्रोसेस ऑब्जेक्ट देखा था, उसके ऊपर env नाम का एक दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर एक env ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया और यहाँ पे डिबगर लगाया है। अब मैं एक बार Node.js का प्रोसेस रन करता हूँ, node app.js, ये कर दिया। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये मैंने वेरिएबल बनाया, आप किसी भी नाम का वेरिएबल बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी ये मुझे यहाँ पे आधा ही दिख रहा है, मतलब वैल्यूज ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रही हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो वेरिएबल्स है ना, इसको डबल क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ। ड्रैग करके मैं यहाँ ले आता हूँ। यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्पेस है, थोड़ा अच्छे से हम यहाँ पे देख पाएंगे अब। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ और थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा और जूम कर लिया मैंने, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें ps1 भी दिखेगा और num भी दिखेगा। ये देखो num 58 दिख रहा है, ये num 58 वहाँ से दिख रहा है जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया ना, उसके पेरेंट प्रोसेस ने इसके अपने चाइल्ड प्रोसेस के अंदर पास कर दिया। और ऐसे ही ps1 वेरिएबल भी, ये देखो ps1 वेरिएबल भी यहाँ पे पास ऑन हो गया। ऐसे ही बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। यहाँ पर हमें सारे इन्वायरमेंट का जो वेरिएबल होता है, जैसे सिस्टम इन्वायरमेंट का वेरिएबल, यूजर इन्वायरमेंट का वेरिएबल, यहाँ पे अलग अलग है ना, हमने देखा है। जैसे यहाँ पर हमारे पास कैटेगराइजेशन होता है कि ये इसका है, वो उसका है। ये देखो, ये यहाँ पे हमें अलग अलग कैटेगरी मिलती है, लेकिन Node.js के अंदर हमें एक ही ऑब्जेक्ट मिलता है और उसमें सारा कंबाइन होता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किए थे ना, यहाँ पर ABC और नेम और पाथ, ये सारे वेरिएबल भी यहाँ पे ABC और नेम, ये वाला भी दिखेगा। तो यहाँ पर वो सारे वेरिएबल्स ऐसे नहीं दिखेंगे। यहाँ पर वो वेरिएबल्स को देखने के लिए पहले हमें यहाँ पे ओके करके इसको सेव करना पड़ेगा। अभी तक हमने इसको ओपन करके ही रखा था, हमने इसको सेव नहीं किया था। तो इसको मैं ओके करके सेव कर देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि सेव करने के बाद अगर हम रिस्टार्ट करेंगे तो दिख जाएगा, हमें पूरा का पूरा VS कोड ही रिस्टार्ट करना पड़ेगा या हमें अपना टर्मिनल रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो दिखेगा। तो मैंने अपना पूरा VS कोड बंद कर दिया है, उसको ओके करके सेव कर दिया है। मैं VS कोड दोबारा से ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम दोबारा से रन करते हैं node app.js। इसको मैंने ऑलवेज ऑटो अटैच ये ऑन कर दिया है, अभी अटैच हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे अपने वेरिएबल्स टैब में आ जाएं, मैंने वेरिएबल्स टैब यहाँ से खींच के यहाँ रख लिया है। आप चाहें तो आप यहीं पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जूम कर रखा है ताकि आप लोगों को लो क्वालिटी में भी अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, अगर मैं थोड़ा और जूम कर लूँ तो ये देखो ABC के अंदर जो हमने स्टोर किया था ना, वो आ रहा है। अगर मैं फिर से इन्वायरमेंट वाला टैब ओपन कर लूँ, इन्वायरमेंट ये वाला, मैं इसको बंद कर देता हूँ, नोटपैड खुल गया गलती से। तो ये देखो हमने क्या स्टोर किया था, ABC नाम का वेरिएबल, और उसके अंदर स्टोर किया था अनुराग।
मतलब ये पूरा पाथ स्टोर किया था। फिर नेम नाम का वेरिएबल स्टोर किया था, तो नेम देखते हैं हम। यहाँ पर अगर हम नेम देखेंगे तो नेम आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं होगा। यहाँ पे नेम के अंदर विनगेट लिखा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, नेम एक बहुत ही कॉमन वेरिएबल है और कोई भी प्रोसेस उसको चेंज कर सकता है। तो नेम को ओवरराइट कर दिया गया, हमने जो भी लिखा था ना उसको ओवरराइट करके ये इस प्रोसेस ने या इसके पेरेंट प्रोसेस ने विनगेट नाम दे दिया होगा, इसीलिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और पाथ के साथ क्या होता है, अगर हम कोई दूसरा वेरिएबल एक ऐड करते हैं, पाथ वेरिएबल एक स्पेशल वेरिएबल है। पाथ जैसे हमने यहाँ पे 2 पाथ्स ऐड किए हैं, 2 पाथ हमने ऐड किया है यहाँ पे। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पाथ के पास अगर हम जाएं, पाथ वेरिएबल, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो एक पाथ हो गया यहाँ से, ये /bin। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये हमने डाउनलोड्स और स्क्रीनशॉट्स, ये स्क्रीनशॉट्स वाला दिया है। तो ये स्क्रीनशॉट वाली चीज़ अगर हम यहाँ पे कॉपी कर लें और यहाँ पे अगर हम देखें, वैसे अगर मैंने यहाँ पे पूरा ये इसका जो पाथ है, मैंने पूरा का पूरा पाथ ही कॉपी कर लिया, वैल्यू ही कॉपी कर लिए। अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल में text.txt अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैंने वो पूरी वैल्यू कॉपी कर ली है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट कहीं ना कहीं मिलेगा। ये 1 मिनट, ये मैंने Ctrl+F दबाया। यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही जूम इन हो गया। स्क्रीन शॉट्स, तो ये देखो स्क्रीन शॉट्स मिल रहा है और ये बहुत ही लंबा है, मतलब इसमें कई सारे पाथ ऐड हो गए हैं। तो पाथ पूरा का पूरा ओवरराइट नहीं होता है, जैसे इस प्रोसेस ने भी कुछ अपना पाथ ऐड किया होगा, लेकिन पाथ जब ऐड करता है कोई भी प्रोसेस तो वो पूरा रिप्लेस नहीं करता है। पाथ बहुत ही स्पेशल वेरिएबल होता है, इसीलिए वो कुछ इस तरह से ऐड करता है। जैसे मान लो पाथ नाम का वेरिएबल होता है हमारे पास, तो जब ये अपडेट करता है, जैसे मान लो हमारे पास ऑलरेडी पाथ नाम का वेरिएबल है, तो हम कैसे अपडेट करेंगे इसको? यहाँ पे हम लिखेंगे पाथ += और फिर यहाँ पे मान लो कुछ नया पाथ, न्यू पाथ। तो जब भी कोई प्रोसेस पाथ को ओवरराइट करता है तो इस तरह से ओवरराइट करता है, जो पाथ है एग्जिस्टिंग उसको कंकैटिनेट करके उसको ऐड करके फिर ऐड करता है आगे। हम भी अपना पाथ जब चेंज करेंगे बैश का यूज़ करके, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस तरह से अपडेट करेंगे। तो इसीलिए पाथ में आपको पूरी चीज़ें मिलेंगी, पाथ पूरा गायब नहीं हो जाएगा। पाथ जो हमने सेट किया था वो मिलेगा हमें यहाँ पे, लेकिन और जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं जैसे नेम नाम का वेरिएबल हो गया, उसको ओवरराइट कर दिया जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ और करूँ, कुछ और वेरिएबल्स क्रिएट करूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, अनुराग नेम SINGH, सिंग क्रिएट कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया। ओके कर देना। ये वाला ओके पता नहीं ये ओके करने पे करना ज़रूरी है कि नहीं, एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसको बंद करके VS कोड ओपन करता हूँ। मेरा VS कोड यहाँ पर ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे रन करूँगा node app.js, ये कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे वेरिएबल्स टैब में आ जाएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे इसको ऊपर करके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और यहाँ पर ये देखो अनुराग की वैल्यू हो गई है सिंग। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक ऑब्जेक्ट ही है। जैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट कैसे देखते हैं, जब हमें नॉर्मल कॉन्स्ट, मान लो यूज़र नाम का एक ऑब्जेक्ट है, इसका नेम मैंने कर दिया हाय, एज कर दिया 56। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ, जैसे ये रिफ्रेश इस तरह से नहीं हो रहा है, मैं इसको बंद करके टर्मिनल से दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हमें कैसा दिखता है, जावास्क्रिप्ट कंसोल में हमें कॉलन से सेपरेट हुआ होता दिखता है। ये तो ऊपर ही रुक गया है। मैं इसको यहाँ डिबगर कहीं लगा के एक डिबगर हम थोड़ा और आगे लगाते हैं, मतलब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये यूज़र नाम का ये वेरिएबल यहाँ पे जैसे कॉलन से सेपरेटेड दिख रहा है आपको, कॉलन नेम कॉलन हाय, लेकिन जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं ना तो VS कोड के अंदर ये =2 से रिप्रेजेंट करता है। जबकि अगर हम यही चीज़ कंसोल में कर लें, ब्राउज़र के कंसोल में, यहाँ पे मैं एक क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ example.com पे चले जाते हैं। वैसे तो टर्मिनल वैसे भी ओपन हो जाता है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन कई बार एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं रहता, इसीलिए मैं यहाँ पे example.com पे आ गया हूँ। और यहाँ पे अगर मैं यूज़र देखूँ तो यहाँ पर तो ये कॉलन जैसा दिख रहा है, जैसे हमें यहाँ पे कॉलन जैसा दिख रहा था, कॉलन से सेपरेटेड। एक्सपैंड करने पे यहाँ पे इक्वल टू दिखाता है, लेकिन यहाँ पर जब हम एक्सपैंड करते हैं तब भी ये कॉलन से ही ये सेपरेट कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट ही है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही है। जो हमारा ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है ये भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही है, बस यहाँ पे इक्वल टू से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि आप ये कुछ अलग है, बस ऑब्जेक्ट है जिसकी की और वैल्यू दोनों चीजें स्ट्रिंग है। तो ये वाला ओके हमें करने की जरूरत नहीं थी, हमने वो दूसरा वाला ही ओके कर दिया और ये हमें यहाँ पे दिख गया। तो इस तरह से हम नए वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। अगर हम कुछ कॉमन वेरिएबल्स यूज करेंगे जैसे नेम नाम का वेरिएबल, तो उसको ओवरराइट कर दिया जाएगा। एक बार मैं सिस्टम इन्फॉर्मर में जाके देख लेता हूँ। नोड का प्रोसेस स्टार्ट है, हमारा कौन सा नोड का प्रोसेस है, यहाँ पे ये हमारा वाला नहीं है। हमारे का पेरेंट जो होता है विन पी वाई ये होता है। ये क्यों होता है ये हम देखेंगे, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे ये क्यों होता है। तो यहाँ पर जैसे ये हमारे पास 3 लेवल की हायरार्कीज हैं, एक सिस्टम वेरिएबल है, एक यूजर वेरिएबल है। तो कोई भी वेरिएबल अगर सिस्टम में भी सेम नाम का वेरिएबल है और यूजर में भी सेम नाम का वेरिएबल है, बस 2 लेवल पे है, तो यूजर वाला वेरिएबल कंसिडर होगा, वो यूजर वाला वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। लेकिन अगर तीनों में वेरिएबल्स हैं, तीनों में सेम नाम के, तो प्रोसेस वाला वेरिएबल ज्यादा प्रायोरिटी लेगा। एकदम जावास्क्रिप्ट के स्कोप जैसा, अगर पेरेंट के फंक्शन में है कोई वेरिएबल, मतलब अगर उसके चाइल्ड में है तो वो वाला एक्सेसिबल होगा, वो वाला अवेलेबल होगा। लेकिन अगर सबसे लोवेस्ट लेवल पे है, सबसे इमीडिएट वाले में है, तो उसकी वैल्यू एक्सेसिबल होगी। जो ऊपर वाला है वो एक तरह से ओवरराइट हो जाएगा या शैडो हो जाएगा, हम जो बोलते हैं। तो वैसे ही एग्जैक्ट सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। तो हमने देख लिया कि प्रोसेस के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। बेसिकली सिंपल वेरिएबल्स होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। process.env का यूज करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये सीधा हम जब कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तब उसकी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स थे वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं, और उसके पेरेंट के पास तो जो सिस्टम वाले या यूजर वाले वेरिएबल्स थे वो तो रहे ही होंगे। तो इस तरह से ये ऐड हो जाते हैं। हम कैसे एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, हम परमानेंटली ऐसे एक्सपोर्ट अगर हम करके कोई भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो वो एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बन जाएगा और वो एक्सेसिबल होगा उसके चाइल्ड प्रोसेसेस के अंदर। जैसे हमने अपने बैश के अंदर ये नम नाम का वेरिएबल बना लिया, उसके आगे एक्सपोर्ट लगा दिया, तो उसके चाइल्ड प्रोसेस जितने भी होंगे ये ऑटोमेटिकली भेज दिए जाएंगे। लेकिन जो पेरेंट प्रोसेस होता है, जैसे हमारा जो बैश वाला प्रोसेस है, तो ये अगर ये चाहे तो कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को जाने से रोक सकता है। जैसे इसका मन नहीं करता है कि कोई वेरिएबल भेजे अपने चाइल्ड प्रोसेस के अंदर, तो ये किसी भी चाइल्ड प्रोसेस को रोक सकता है। किसी भी एक्स्ट्रा प्रोसेस को नहीं, चाइल्ड प्रोसेस को अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्सेस करने से रोक सकता है। जो बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेंस की बिहेवियर होती है उसको चेंज कर सकता है, और एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी ऐड कर सकता है। ये जैसे हमने देखा इस तरह से तो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे, लेकिन एक अपने इन्वायरमेंट में वेरिएबल क्रिएट किए बिना भी एक सीधा वेरिएबल वो अपने चाइल्ड प्रोसेस को भी पास कर सकता है। और हम अपने टर्मिनल से ही यहाँ जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल भी हम चेंज कर सकते हैं। ये यूजर वाले भी वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं, ये वाले वेरिएबल्स भी चेंज कर सकते हैं। और जब किसी भी फाइल को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, फाइल को नहीं एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर Node.js दिखेगा। तो जैसे कि हम Node.js इंस्टॉल करते हैं, गिट इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को मॉडिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? कुछ कमांड रन करके मॉडिफाई करते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे कुछ कमांड रन करके हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनका क्या यूज होता है। तो बेसिकली यूज यही होता है कि कोई भी प्रोसेस किसी भी इन्वायरमेंट वेरिएबल को क्रिएट कर सकता है और उसको यूज करके जो भी उसका मन हो वो कर सकता है। जैसे कि ये PS1 वेरिएबल ये अपना काम कर रहा है और मतलब इसका एक काम करके अपना प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग दिखा रहा है। ऐसे ही कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल कोई भी प्रोसेस यूज कर सकता है और उसका यूज करके अपना कोई भी काम करवा सकता है। तो आप खुद से एक्सप्लोर करना, आप देखना कि कैसे क्या होता है, कहाँ पे क्या दिखता है, कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे नए प्रोसेसेस को ऐड कर सकते हैं। आप खुद से चाहें तो ChatGPT से पूछ के देख सकते हैं कि हम
और भी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे प्रोसेसेस, सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इनहेरिट हो जाते हैं चाइल्ड प्रोसेस के अंदर। कैसे प्रिवेंट करना है ये सब आप ChatGPT से पूछ सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वही चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।